बड़ा आज हम लोग मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में जो है वो बात करेंगे। क्लास 10th की पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस की सीरीज जो है वो मैंने शुरू कर रखी है। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। डॉबर्नियर ट्रायड्स के ऊपर सब कुछ डिस्कशन हो चुका है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के ऊपर सारा डिस्कशन हो चुका है। आज जो है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या होता है। मेंडलीफ ने जो है वो पीरियोडिक टेबल जो बनाया उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके क्या अचीवमेंट्स थे और उसकी क्या लिमिटेशंस थी। सारा कुछ जो है वो एक ही वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए, पीछे स्लाइड्स पे सब कुछ मूव करेगा। सारा लेक्चर जो है वो नोट करेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो बेटा जी हम लोग देखें मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो न्यूलैंड ने जो हम लोगों के पास क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर्स लगा के सारे गामा पाधा नीसा किया था। ठीक है ना, मतलब हर 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से जो है वो मिल रही थी। इसी को अगर मैं कंटिन्यूटी में लेके चलूं तो वो कैल्शियम के बाद फेल हो गया था। कैल्शियम के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अचीव नहीं हो पा रहे थे। ऊपर से नोबल गैसेज आ गई थी, जिसके बाद वो पीरियोडिक टेबल की कोई सेंस बन नहीं रही थी, फ्यूचरिस्टिक नहीं था, चेंजेस के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो ये सारी चीजें मेंडलीफ ने जो है अपने दिमाग में रखी और उस हिसाब से जो है वो उसने पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया। लेकिन जो कॉमन पॉइंट था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का और जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का, वो ये था कि उसने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो ये जो है वो क्या बोलता है मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। अगर मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ की हम लोग बात करें तो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस का, रेदर देन सेइंग कि 8वें एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ मिलती है। एक पीरियोडिक जो है टाइम इंटरवल के बाद या पीरियोडिक नंबर के बाद जो है वो प्रॉपर्टी सिमिलर देखने को मिलती हैं। तो ये जो स्पेसिफिक होके न्यूलैंड ने बोला था कि 7 के बाद 8वें की प्रॉपर्टी मिलती है, वो चीज इसने हटा के जो है इसके अंदर क्या फिट कर दिया कि पीरियोडिक टाइम के बाद जो है या पीरियोडिक नंबर पे जो है वो हम लोगों के पास प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर आ रही हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 8वें की आए, 9वें की आए, 10वें की आए, लेकिन एक पीरियोडिक इंटरवल के बाद जो है अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में मूव करेंगे तो प्रॉपर्टीज जो है वो फिजिकल और केमिकल वाली सेम होती हैं। तो ये हम लोगों के पास जो है वो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ था। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मूव कर रहे हैं तो आगे हम लोग देखते हैं। अब ना इसको समझो थोड़ा सा। अगर मैं जो है वो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, तो ध्यान से देखो। ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेंडलीफ ने अरेंज किए और उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है एक दूसरे के साथ। देखो यहां पे ग्रुप 1, 2 से लेके 8 तक। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो है वो टोटल 8 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और कितने पीरियड्स प्रेजेंट है मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 पीरियड्स जो थे वो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो प्रेजेंट थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेंडलीफ ने जो है वो सारा काम कैसे किया। एक बार इस टेबल पे मैं बाद में आता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे बहुत सारी चीजें जो है इससे कोरिलेटेड हम लोगों ने लिखी हुई है, पहले उनको रीड आउट करते हैं, फिर दोबारा से इसके पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो है वो आएंगे। तो जब मेंडलीफ जो है वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए अपने एफर्ट्स लगा रहा था तो मेंडलीफ के टाइम पे जो है वो टोटल कुछ 63 के आसपास जो है वो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जिनको उसने जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के ऊपर जो है वो अरेंज कर दिया। अब पीरियोडिक टेबल को 7 जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर डिवाइड किया गया। यहां पे देखो ये टोटल के टोटल जो है यहां पे 6 आएगा। 6 हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया और 7 वर्टिकल कॉलम्स के अंदर जो है वो आपको पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ना एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा तो एक ग्रुप 0 इसने बाद में ऐड किया, जो कि हम लोगों के पास कौन से वाला है, नोबल गैसेस की कैटेगरी के अंदर जो है वो हम लोगों के पास आता है। तो 6 इसमें पीरियड्स थे और जो है टोटल 8 हमारे पास जो है वो ग्रुप्स थे। तो यहां पे इस तरीके से जो है वो ग्रुपिंग जो है वो इसकी हो रखी है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। वर्टिकल कॉलम्स को इसने क्या बोल दिया था, ग्रुप बोल दिया था। ग्रुप 0 उसने बाद में ऐड किया मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल ने, जिसके अंदर जो है वो नोबल गैसेस उसने रखी, ठीक है, जो लेटर स्टेजेस में डिस्कवर हुई। एलिमेंट्स जो सेम प्रॉपर्टीज के थे उसने सेम ग्रुप में रखे। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ मिल रही थी
जिन एलिमेंट्स की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ मिल रही थी, वो सारे के सारे जो है, एक्चुअली ना मैं आपको बताऊं तो इसने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया पीरियोडिक टेबल के डिजाइन में। मतलब इतना ज्यादा रिसर्च जो है वो किसी ने नहीं किया, सबने सुपरफिशियली पीरियोडिक टेबल को देखा, छोटी मोटी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, लेकिन इसने क्या किया, हर एलिमेंट के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करवाए, फिर उनके मासेस फाइंड आउट किए कि वो कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं, उस कंपाउंड का क्या मास है, और उस हिसाब से जो है वो उसने फाइंड आउट किया कि किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस एलिमेंट के साथ मिलती हैं, रिएक्ट होने के बाद किस तरह के कंपाउंड वो एलिमेंट फॉर्म कर रहा है। तो इतने डिटेल्ड लेवल ऑफ उसने जो है वो रिसर्च की 63 एलिमेंट्स के ऊपर। उसके बाद उसने जो है वो कैटेगराइज किया, जो एक जैसी रिएक्शंस कर रहे थे हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के साथ, या बाकी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, उसको उसने एक जगह पे ग्रुप कर दिया, और जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे, क्योंकि देखो क्लासिफिकेशन करनी है, मतलब अपने को इजी करना है चीजों को समझना, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए 8 ग्रुप्स में इस हिसाब से अरेंजमेंट हो गया कि एक ग्रुप के अंदर वो सारे एलिमेंट्स उसने ऐड ऑन कर दिए जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ये सारी एक दूसरे के साथ जो है वो मिलती थी। ठीक है, तो ही मेजरली डिस्कवर्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट बाय कंपेयरिंग देम विद द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन या रिएक्शंस उसने करवाई, जिसके बाद उसने जो है वो मेजरली केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो स्टडी किया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये दो ही चीजों से उसने मेजर रिएक्शन करवाया, एक तो हाइड्रोजन से, और दूसरा जो उसने मेजर रिएक्शन करवाया वो हम लोगों के पास ऑक्सीजन से था। अगर मैं आगे बात करूं तो फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स formed by the metal was the basic property of the classification। जैसे मान लो कोई एलिमेंट जो है वो हम लोगों के पास फॉर्मूला बना रहा है MO, या मेटल या कोई भी एलिमेंट के साथ या ऑक्साइड का फॉर्मूला बन रहा है EO, या फॉर्मूला बन रहा है E2O, या फॉर्मूला बन रहा है मान लो E2O3। तो इन बेसिस पे जो है, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे जो है वो उसने ये डिसाइड किया कि कौन सा एलिमेंट जो है वो किस ग्रुप के अंदर जो है वो उसको डालना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है अगर हम देखें तो ग्रुप ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स थे उनका जो ऑक्साइड था उसका फॉर्मूला हम लोगों के पास R2O था। जैसे देख लो सोडियम है, ऑक्सीजन है, क्लास 9th में भी पढ़ा है हमने, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या बनता है, Na2O बनता है। तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑक्साइड्स थे वो सबके फॉर्मूला Na2O बन रहे थे, Li2O बन रहे थे, K2O बन रहे थे, तो इसलिए उसने सेम उसमें रख दिया। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, कैडमियम, बेरियम और मरकरी ले लिया। फिर बोरोन, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, गैलियम, यूटेरियम, इंडियम, लैंथेनम, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो इसने इसमें ले लिए। कैल्शियम, कार्बन वाले एलिमेंट्स यहाँ ले लिए, नाइट्रोजन यहाँ ले लिए, ऑक्सीजन यहाँ ले लिए, फ्लोरीन वाले यहाँ ले लिए, और जो ये लास्ट वाला ग्रुप है ना इसमें इसने 3 एलिमेंट्स जो है वो यहां पे रख दिए। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है कि सारे के सारे जो है वो एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे देखो ये 1 है, उस टाइम पे हीलियम था नहीं, बाद में डिस्कवर हुआ, उसके बाद लिथियम जो था, फिर बेरिलियम जो था, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो यहाँ पे उसने अरेंज किया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखो ना बेटा, ध्यान से देखो इसको अगर, तो इस जगह पे भी सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो देखो 54.94, 55.85, 58.93 और फिर 58.71। तो यहां पे देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं रहा। आइडियली जो है वो निकल इधर आना चाहिए था, कोबाल्ट जो है वो इधर आना चाहिए था, क्योंकि निकल का मास कोबाल्ट से कम है। तो ये कुछ इसके डिफेक्ट्स के अंदर जो है, मतलब कुछ ऐसे चुनिंदा थोड़े से एलिमेंट्स इसने फाइंड आउट किए जो कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि ये इतना फ्यूचरिस्टिक था। जैसे देखो यहां पे इसने जगह छोड़ दी, यहां पे जगह छोड़ दी, बहुत सारे एलिमेंट्स जो है मान लो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, तो जो है उसने बोला कि इस जगह पे ये इस टाइम पे एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, अगर फ्यूचर में जाके ये पर्टिकुलर एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ या इस पर्टिकुलर चीज के साथ जो है वो मिलती होंगी। मतलब कितना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। मतलब अगर कोई लेमैन को बताया जाए कि भाई इसने ऐसे एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब डिस्कवर कर लिया, लेकिन एलिमेंट अभी नहीं फाइंड आउट हुआ,
बाकी सब कुछ उसने एलिमेंट के बारे में जो है बता दिया। मतलब ये कुछ अंतर्यामी टाइप का पुरुष है क्या? इसलिए इतना ज्यादा फेमस जो है ये पीरियोडिक टेबल हुआ, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स, इतना एक विजनरी अप्रोच लेके चलना कि फ्यूचर में अगर एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है, उसकी फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, उसके लिए जगह छोड़ रखा है, तो मतलब इतना ज्यादा डिटेल्ड और इतना ज्यादा घुस के जो है वो ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने जो है वो डिजाइन किया था। ठीक है, आगे मैं बात करूं अगर इसकी अचीवमेंट्स के बारे में, तो इंपॉर्टेंस और अचीवमेंट्स के बारे में अगर डिस्कशन करें तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स थ्रू द अरेंजमेंट, इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये इतना ज्यादा सिस्टमैटिकली चीजों को अरेंज कर रखा था कि इससे बहुत ज्यादा इजी हो रहा था इतने सारे एलिमेंट्स को जो है वो स्टडी करना। उसने बहुत सारे उसके अंदर जो है वो गैप्स वगैरह रख दिए थे, और उसने ये बोल दिया था कि फ्यूचर के अंदर अगर ये एलिमेंट डिस्कवर होता है, जैसे इका सिलिकॉन जिसको जर्मेनियम बाद में बोला गया, इका एल्यूमिनियम गैलियम बोला गया, इका बोरोन स्कैंडियम, तो ये 3 एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इसने पहले ही बता दी थी। ठीक है, पेपर में कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये एलिमेंट कौन सा है, तो याद रखो जर्मेनियम है, ये कौन सा है गैलियम है, और ये कौन सा अपने पास स्कैंडियम है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। तो एलिमेंट्स, जैसे एक चीज और देखो, जैसे अपना न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात करूं तो वो फेल होने का मेजर रीजन था कि नोबल गैसेस डिस्कवर हो रही थी, नोबल गैसेस डिस्कवर हुई थी, वो सारे का सारा टेबल जो है वो फ्लॉप हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने क्योंकि कुछ नंबर नहीं दिया था कि 10 के बाद रिपीट हो रहा है, 5 के बाद रिपीट हो रहा है, 8 के बाद हो रहा है, या 18 के बाद रिपीट हो रहा है, 32 के बाद रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई नंबर इसने आइडेंटिफाई नहीं किया था। इसने बोला था पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको रिपीट होना है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हीलियम, आर्गन, नियॉन जैसे एलिमेंट्स जब लेटर ऑन स्टेजेस में डिस्कवर किए गए तो उसको एक ग्रुप 0 के अंदर रख दिया गया। बाकी सारा का सारा पीरियोडिक टेबल जो है वो एज इट इज रहा, सिर्फ एक ग्रुप 0 ऐड ऑन कर दिया गया जिसके अंदर हमने सारे नोबल गैसेस लगा दिए। बाकी किसी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो हमने चेंज नहीं किया, और इतना फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से इतना ज्यादा फेमस मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो है वो हम लोगों के पास रहता है। ठीक है, he did atomic mass correction of the doubtful elements on the basis of their position and properties। तो उस टाइम पे क्योंकि देखो इतने ज्यादा हम लोगों के पास साइंस डेवलप नहीं थी, अगर हम इतने साल पहले की बात करें, धीरे धीरे जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होनी शुरू हुई, एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस गलत कैलकुलेट हुए थे, या कुछ उनके एटॉमिक मासेस के अंदर प्रॉब्लम्स थी। तो ऐसे बहुत सारे एटॉमिक मासेस उसने अपने पीरियोडिक टेबल की पोजीशंस के हिसाब से जो है वो वेरी करवा दिए, मतलब चेंज कर दिए, जो थे उनको सही कर दिया जो गलत थे। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो है वो उसने आइडेंटिफाई किया, जब उसने सही किया तो वो लेटर ऑन स्टेजेस पे जब ये प्रूव हुआ कि ये सही है, ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल को या मेंडलीफ को जो है वो एकदम से वो लाइमलाइट मिलने लगी, और ये बंदा जो है वो केमिस्ट्री की एलिमेंट्स का बादशाह जो है वो बन गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मूव कर रहा हूं। देखो यार, हर बंदा जब काम करता है तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, खामियां रह जाती हैं, मन तो नहीं करता डिस्कस करने का, बट स्टिल सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर जो है वो हम लोगों को ये क्वेश्चन के तौर पे जो है बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये वाला कि क्या मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो डिफेक्ट्स थे। तो अगर मैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं बेटा जी, इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ भी मिलती हैं, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ भी मिलती है। मतलब ये एलिमेंट एक डुअल नेचर शो करता है। बहुत सारी इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल से मिलती हैं, जैसे हाइड्रोजन को लूज करने की टेंडेंसी है वो इसकी मेटल से मिलती है, लेकिन बहुत सारी दूसरी साइड पे इसकी ऐसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोगों के पास नॉन मेटल से मिलती है। जैसे हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर देता है। मतलब देखो, हाइड्रोजन दोनों काम कर लेता है, H पॉजिटिव लूज करके एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है। यहां पे ये मेटालिक नेचर को शो कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन की एक और खासियत है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन भी कर लेता है। तो दो नाव में सवार है हाइड्रोजन। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हेलोजन्स के साथ मिल रही है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ रहा है, और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स के साथ मिल रही है। तो इसकी पोजीशन जो है वो कई बार जब इससे क्वेश्चन पूछे गए कि यार ये मेंडलीफ ने जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं, हाइड्रोजन यहां रख दिया और यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसकी इसके साथ भी मिल रही हैं, तो वो कह रहा है भाई सिमिलर एलिमेंट्स जो है वो एक ग्रुप में, तो हाइड्रोजन को जो है वो तूने यहां क्यों नहीं रखा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मेंडलीफ उस टाइम पे नहीं दे पाया, तो इसलिए इसकी जो पोजीशन थी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रही मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो 1A के अल्कली मेटल्स थे और यहां पे जो है वो हैलोजेंस थे जिसके साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती थी। अब देखो, क्योंकि देखो एलिमेंट्स को हम लोगों ने एटॉमिक मासेस के ऊपर जो है वो अरेंज कर रखा है, ध्यान से सुनना। अब देखो मान लो कार्बन है, कार्बन का 6 और ये एक आइसोटोप है,
कार्बन का 6 और यहां पे 14। कार्बन के दो आइसोटॉप्स हैं, इन दोनों आइसोटॉप्स की आपस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ी बहुत डिफरेंस है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, लेकिन मेजरली केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं। लेकिन अगर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की बात करें, क्योंकि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड था, उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज कर रखा था। मतलब आइडियली अगर देखा जाए तो कार्बन 12 का मास कार्बन 14 से अलग है, तो दीज एलिमेंट्स शुड बी ट्रीटेड एज डिफरेंट एंटिटीज इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। लेकिन आइसोटॉप्स के बारे में जो है वो कोई भी चीज मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं थी। तो जब उससे ये क्वेश्चंस पूछे गए कि यार हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कहां पे जो है वो तुम लोग प्लेस करोगे, क्योंकि आपने मासेस के बेसिस पे अरेंज कर रखा है, तो आइसोटॉप्स के तो मास डिफरेंट होते हैं, लेकिन कार्बन को कहां पे प्लेस करोगे, तो ये एक कंट्रोवर्शियल फैक्टर फिर से जो है वो जनरेट हो गया, या एक डिफेक्ट हो गया मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, जिसमें कि वो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को जो है वो नहीं कैटर कर पाया, या उसके आंसर्स जो है उसका पीरियोडिक टेबल नहीं कर पाया। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग बात करें एनॉमलस पोजीशंस की, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, मैंने आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया, जैसे आर्गन। देखो, विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन सम केसेस द एलिमेंट्स ऑफ द हायर एटॉमिक नंबर प्रीसीड्स द एलिमेंट विद द लोअर एटॉमिक नंबर। मतलब कई जगह पे पहले हायर वाला मास आ रहा है, फिर लोअर वाला मास आ रहा है, जैसे ये कोबाल्ट और निकल के केस में, और आर्गन और पोटेशियम के केस में। मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे, जरा ये ध्यान से देखो। इस जगह पे तो मैंने आपको बता ही दिया कि आइडियली निकल इधर आना चाहिए था, कोबाल्ट इधर आना चाहिए था, इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जो अपने पास ये अपना पोटेशियम है, पोटेशियम और आर्गन इस वाले पीरियोडिक टेबल में ना यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, लेकिन जब उसको ग्रुप 0 में रखा गया था तो वो 40 नंबर जो है वो उसका पहले आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप 0 में जो है वो डाल दिया गया था। तो इस तरह की कुछ पोजीशंस थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसको मेंडलीफ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 elements whose atomic weights were corrected on the basis of their position of the मेंडलीफ। तो ऐसे कौन से 3 एलिमेंट्स थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बनता है कि कौन से ऐसे 3 एलिमेंट्स थे, या हम लोगों ने अभी बात करी कि मेंडलीफ के अचीवमेंट्स थे, जहां पे हमने ये बोला कि मेंडलीफ ने जो है वो बहुत सारे ऐसे एटम्स के मासेस को जो है वो करेक्ट कर दिया। तो कौन कौन से ऐसे एटम्स थे जिनके मासेस को करेक्ट कर दिया था? तो एक तो गोल्ड था, एक बेरिलियम था, एक प्लेटिनम। ये 3 इकलौते ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मासेस को जो है वो मेंडलीफ ने करेक्ट किया था। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कुछ एलिमेंट्स ग्रुप 3 के और 5 के मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हैव द सेम जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स, बट दे आर प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप्स बिकॉज आर मेटल्स, एंड कुछ जो है वो नॉन मेटल। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे, जैसे मैं ना आपको बताता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन देखो एक डुअल नेचर शो कर रहा है। अब हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसीज की अगर मैं बात करूं, जैसे NH3 की बात करूं, ठीक है, और इधर से अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ अगर कंपाउंड बना रहा हूं हाइड्रोजन का, तो AlH3 कंपाउंड जो है या BH3 कंपाउंड जो है वो बन रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि आपने नाइट्रोजन के हाइड्राइड और बोरोन के हाइड्राइड का फॉर्मूला तो सेम था, लेकिन इन दोनों को जो है वो सेम ग्रुप में क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपने जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोगों के पास इन फॉर्मूलाज के हिसाब से कर रखी है, तो ये दोनों भी एक ही फॉर्मूला के अंदर आने चाहिए। बट मेंडलीफ ने इसको कैसे जस्टिफाई किया कि ये जो है ये हमारे पास एक नॉन मेटल वाली कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है, और ये जो है वो मेटल वाली कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है। वो मेटल और नॉन मेटल को एक ग्रुप में नहीं रख सकता, क्योंकि इनकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह का काम इसने किया, ठीक है। बाकी कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी वेरिएबल वैलेंसीज थी, ठीक है, वो उस तरह के जस्टिफिकेशंस इसने जो बहुत ज्यादा प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन कर पाया उस पर्टिकुलर टाइम पे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लास 10th में जितना आपको जानना था मैंने सारा जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अपने पास नोट कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और शेयर करना वीडियोस को, भाई सबका भला करो, बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।